हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रो केमिस्ट्री में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि जो भी आप अपने आसपास देख पा रहे हो वो सब क्या होता है? मैटर। नाउ एवरी मैटर हैव देयर यूनिक प्रॉपर्टीज। हर मैटर के पास अपनी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है जो दूसरे मैटर से या दूसरे सब्सटेंस से उसको अलग बनाए रखती है। ठीक है, सपोज मेरे पास शुगर है और मेरे पास एक तरफ सॉल्ट है। ठीक है, तो शुगर की जो प्रॉपर्टीज है और जो सॉल्ट की प्रॉपर्टीज है वो दोनों अलग अलग हैं, जिसकी वजह से सॉल्ट अलग है और शुगर अलग है। ऐसे ही और भी जितने अदर सब्सटेंसेस हैं उनकी भी अपनी यूनिक प्रॉपर्टी होती है जो कि एक दूसरे को अलग रखती है। ठीक है, यानी कि जो शुगर की प्रॉपर्टीज है और जो सॉल्ट की प्रॉपर्टीज है वो उनको अलग रखती है। ठीक है, इसलिए शुगर शुगर है और सॉल्ट सॉल्ट होता है। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टीज होती है किसी भी मेटल के पास वो दो टाइप की होती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज आर ऑफ टू टाइप्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। हमारे पास जो भी सब्सटेंस है, ठीक है, कोई भी मेटल है, उसके पास ये दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, सपोज हम वाटर लेते हैं। ठीक है, हमने एग्जाम्पल में वाटर लिया, तो अब जो वाटर है इसके पास दो टाइप की प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल एज वेल एज केमिकल। तो फिजिकल में कौन सी प्रॉपर्टीज आती है और केमिकल में कौन सी प्रॉपर्टीज आती है ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में वो कौन सी प्रॉपर्टीज होती है और फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज से क्यों अलग होती है। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज समझते हैं। Properties which can be observed or measured without changing the identity or composition of substance। ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको ऑब्जर्व किया जा सकता है विदाउट चेंजिंग दी आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस, यानी कि किसी भी सब्सटेंस की आइडेंटिटी को चेंज किए बिना उसकी प्रॉपर्टीज को अगर हम ऑब्जर्व कर सकें तो वो होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि कलर, ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एक्सेट्रा। ठीक है, सपोज हम वाटर लेते हैं। ठीक है, वाटर का हमको बॉइलिंग पॉइंट मेजर करना है। ठीक है, हमको बॉइलिंग पॉइंट मेजर करना है वाटर का, जो कि एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे है यही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि हम इसे फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये कोई आइडेंटिटी या कंपोजिशन को चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, कैसे वो समझ लेते हैं। सपोज हमने वाटर लिया, अब हमें इसका बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है, तो आपने बॉइलिंग पॉइंट चेक करने के लिए उसको बॉईल करना शुरू कर दिया। ठीक है, वाटर को बॉईल करवाना शुरू कर दिया। अब वाटर जब 100 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा, ठीक है, जब वाटर 100 डिग्री सेल्सियस अटेन कर लेगा तो वाटर क्या हो जाएगा? बॉईल करना शुरू कर देगा, यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट को हमने ऑब्जर्व कर लिया, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के थ्रू आपने उसको ऑब्जर्व कर लिया। आपने थर्मामीटर वाटर के अंदर डाल दिया और जैसे 100 डिग्री सेल्सियस आया तो आपने देखा कि वाटर बॉईल करना शुरू कर गया। तो आपको पता चल गया कि वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होती है। लेकिन अब ये फिजिकल प्रॉपर्टी इसलिए है क्योंकि जब वाटर बॉईल नहीं हुआ था, यानी कि जब वो लिक्विड फॉर्म में था, तब भी उसका फॉर्मूला H2O ही था। ठीक है, लेकिन अब जब वाटर जो है बॉईल हो चुका है, उसका बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है, 100 डिग्री सेल्सियस आ चुका है, अब भी वाटर जो है H2O की फॉर्म में ही है। ठीक है,
बस उसका स्टेट चेंज हो गया है। अभी वाटर का फॉर्मूला H2O ही है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट से पहले भी वाटर का फॉर्मूला H2O था और बॉइलिंग पॉइंट के बाद भी वाटर का फॉर्मूला H2O ही है। इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि जब हम बॉइलिंग पॉइंट को मेजर कर रहे थे थर्मामीटर डालकर, और जब 100 डिग्री सेल्सियस आ गया और 100 डिग्री सेल्सियस आते ही वाटर की वेपर्स बनने लग गई, तो हमको पता चल गया कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अब ये फिजिकल प्रॉपर्टी इसलिए है क्योंकि जब वाटर बॉईल नहीं हुआ था, जब वो लिक्विड फॉर्म में था, तब भी उसका फॉर्मूला H2O था, और जब वो बॉईल हो चुका है, उसका बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है, तब भी उसका फॉर्मूला H2O ही है। इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आइडेंटिटी में चेंजेस नहीं आए हैं, ठीक है। बस स्टेट चेंज हो गया है, तो स्टेट का कोई यहाँ पे यूज नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पे आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आ गई फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, जिनको हम ऑब्जर्व कर सके विदाउट चेंजिंग दी आइडेंटिटी और कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको ऑब्जर्व करने के लिए या मेजर करने के लिए केमिकल चेंज जरूरी होता है, ठीक है। अब हम इसको कैसे समझेंगे? वाटर ही लेंगे हम, ठीक है, अगेन वाटर। अब हमने वाटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसको तो समझ लिया। अब जो और अदर प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वो जो केमिकल होती है, अब उसको समझते हैं, ठीक है। सपोज मेरे को वाटर का एसिडिटी या बेसिसिटी चेक करना है कि वाटर एसिड है या बेस है। इसके लिए मेरे को केमिकल रिएक्शन करानी जरूरी है। विदाउट केमिकल रिएक्शन मैं ये नहीं बता सकती कि वाटर एसिड होता है या बेस होता है। अब वो तो सबको ही पता है कि वाटर न्यूट्रल होता है, ठीक है। वो कैसे पता चला? आपने केमिकल रिएक्शन कराई थी, इसलिए आपको पता चला, ठीक है। H2O जो है ब्रेक डाउन हो जाता है H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयंस में, ठीक है। इसके पास H पॉजिटिव आयंस भी है एज वेल एज OH नेगेटिव आयंस भी है, ठीक है। तो ये क्या होता है? न्यूट्रल, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको समझने के लिए या जिनको ऑब्जर्व करने के लिए या मेजर करने के लिए केमिकल रिएक्शन कराने की जरूरत हो, वो सब क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। सबको समझ में आ गया? अब देखो, जैसे ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी सब मटेरियल, जो भी मैटर होता है, ठीक है, उन सब में एक पर्टिकुलर रिएक्शन चल रही होती है, ठीक है। कोई ना कोई रिएक्शन बॉडी के अंदर चल रही होती है, तो उसके लिए रिएक्शन जरूरी है, ठीक है। रेस्पिरेशन के लिए रिएक्शन जरूरी है, ठीक है। और अदर प्रॉपर्टीज जो भी अदर प्रोसेसेस जो भी हो रहे हैं बॉडी के अंदर, वो सबके लिए केमिकल रिएक्शन जरूरी है। अगर केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तो बॉडी वर्क नहीं करेगी। लेकिन जो उसकी अपीयरेंस है, ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसकी अपीयरेंस, उसका बिहेवियर, वो सब एज अ फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसके लिए हमको, अगर मैं जानना चाहती हूँ कि इस पर्सन में पर्टिकुलर एक कोई पर्सन है, ठीक है, मैं जानना चाहती हूँ कि इसकी पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है, इसका अपीयरेंस कैसा है, इसमें कॉन्फिडेंस कैसा है, इसके लिए मुझे कोई रिएक्शन कराने की जरूरत नहीं है। ये मैं सामने खड़े हुए पर्सन को देखकर ऑब्जर्व कर सकती हूँ, ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कह रहे हैं, ठीक है। और जो उस पर्सन के अंदर जो रिएक्शंस हो रही है, वो सब क्या हो रही है? उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही है। अगर वो रिएक्शंस नहीं होंगी तो वो बॉडी वर्क नहीं करेगी, वो पर्सन जिंदा नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है केमिकल प्रॉपर्टीज में और फिजिकल प्रॉपर्टीज में। आई होप आपको क्लियर है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। अब एक और प्रॉपर्टी होती है क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज। देखो, क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। लेकिन क्योंकि क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए हमें उसका अमाउंट पता होना चाहिए कि कितना अमाउंट है उसका, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फिजिकल प्रॉपर्टीज और क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है? फॉर एग्जाम्पल, हमने शुगर ली, ठीक है। मैंने कहा कि शुगर का जो कलर है
वो वाइट है, तो वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, मैंने कहा शुगर का फॉर्मूला C12H22O11 है, वो एज उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, वो किससे रिएक्ट करके क्या बनाएगा, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, और मैंने कहा कि मेरे पास 5 किलो शुगर है, 5 किलो चीनी है, वो उसकी क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। ऐसी प्रॉपर्टी जिसको मुझे एक नंबर से ही बताना पड़ेगा, उसके लिए एक पर्टिकुलर नंबर और उसकी एक यूनिट होनी जरूरी है। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, आई होप आपको क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज भी क्लियर है। तो मैं आपको बोर्ड पे उसकी डेफिनेशन लिख के बता देती हूँ कि क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जैसे कि लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी एक्सेट्रा आर क्वांटिटेटिव इन नेचर। मीन्स अगर मुझे किसी भी मैटर की लेंथ बतानी है या एरिया बताना है, उसके लिए मेरे को एक क्वांटिटी और उसकी एक यूनिट जरूरी है। ठीक है, विदाउट इट मैं उसके बारे में ऑब्जर्व या उसको मेजर नहीं कर सकती। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे को एक 6 मीटर की एक रोप चाहिए। ठीक है, 6 मीटर की लंबी रस्सी चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं 6, मुझे 6 की रस्सी चाहिए, तो 6 क्या, 6 मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, कितना, क्या, कैसे आप पता लगाओगे कि मुझे क्या चाहिए? इसलिए उसकी एक यूनिट होनी भी जरूरी है। मैंने कहा मेरे को 2 शुगर चाहिए। ठीक है, 2 किलो शुगर चाहिए, 2 ग्राम शुगर चाहिए, 2 कितना शुगर चाहिए। ठीक है, इसलिए मेरे को यूनिट स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ऐसी ही प्रॉपर्टीज को हम क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। ठीक है, नाउ अब जो क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज है इनको हमने मेजर कर लिया। ठीक है, 5, 6, 10, 12 जो भी आया, आपने जो भी मेजर किया। ठीक है, मैंने कहा कि रोप की जो लेंथ है वो 6 मीटर है। ठीक है, तो अब जो मीटर है, ठीक है, या सेंटीमीटर है या किलोमीटर है, ये सब यूनिट्स होती है। ठीक है, अब पहले टाइम में क्या होता था कि अलग अलग कंट्री में या अपनी ही कंट्री में कितनी सारी स्टेट्स हैं, तो वहां पर अलग अलग सिस्टम यूज करा जाता है। ठीक है, अब अगर मैं किसी दूसरी कंट्री में या किसी दूसरी स्टेट में जाऊंगी और मेरे को कहना है कि मुझे 5 किलो चीनी चाहिए, तो मैं कैसे बोलूं, है ना? वहां पर तो 5 किलो को कुछ और बोलते हैं और मेरे यहाँ पर 5 किलो को 5 किलो बोलते हैं। अगर मैं दूसरी स्टेट में शिफ्ट हो रही हूँ या फिर किसी दूसरी कंट्री में जा रही हूँ, तो मैं कैसे मैनेज करूंगी? ठीक है, तो इसके लिए हमने एसआई सिस्टम को इन्वेंट किया। ठीक है, एसआई सिस्टम एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम है। ठीक है, ये जो यूनिट्स है वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड चलती है, चाहे आप किसी भी कंट्री में या किसी भी स्टेट में चले जाओ, ये यूनिट्स तो कॉमन ही रहती हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो यूनिट्स थी जैसे कि मैट्रिक सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम, ये भी यूनिट्स थी बहुत पहले। ठीक है, ये फ्रांस में यूज होती थी, लेकिन क्योंकि अब हमें तो इसके बारे में नॉलेज नहीं है, हमारी कंट्री में तो कोई और सिस्टम चल रहा है, लेकिन अगर हम फ्रांस में गए और वहां पे कुछ और सिस्टम है, वहां पे इंग्लिश सिस्टम या मैट्रिक सिस्टम चल रहा है, तो वहां पे कैसे कोई चीज मांगेंगे? इसलिए कॉमन यूनिट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जिसको नाम दिया गया एसआई सिस्टम। ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज में इसको कुछ बोलते हैं, आई डोंट नो क्या बोलते हैं फ्रेंच लैंग्वेज में, लेकिन इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, जिसको हमने नाम दिया है सिस्टम इंटरनेशनल, मतलब एसआई। इंग्लिश में तो इंटरनेशनल सिस्टम है, लेकिन जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसमें सिस्टम पहले आता है और इंटरनेशनल बाद में आता है, इसलिए वो एसआई यूनिट है, लेकिन इंग्लिश में वो इंटरनेशनल सिस्टम है। ठीक है, तो अब जो यूनिट्स है, एसआई यूनिट्स है, उनको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं उसका जो पूरा चार्ट है, जो भी उसका पूरा चार्ट है, वो मैं यहाँ पर बना देती हूँ। ठीक है, टेबल है। ठीक है, इसमें ये जो यूनिट्स है इनको हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं या फिर बेस यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है, ये 7 होती है टोटल। ठीक है, और इन्हीं के बेसिस पे इन्हीं 7 फंडामेंटल या बेस यूनिट्स की हेल्प से हम अदर यूनिट्स को
डिराइव करते हैं, उन सच यूनिट्स को हम डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं, जो कि फंडामेंटल यूनिट से डिराइव की जाती है। ठीक है, तो देखो लेंथ है एक जो पहली फिजिकल क्वांटिटी है। मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बताया था कि जो फिजिकल क्वांटिटी है या फिर क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वो सब बात एक ही है, लेकिन क्योंकि वो क्वांटिटी से रिलेट करती है इसलिए हम उसको क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज बोल देते हैं, इसलिए यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी लिखा हुआ है। ठीक है, तो लेंथ जिसका हमने सिंबल दिया है L, ठीक है, लेंथ का फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल है ये। ठीक है, जिसकी यूनिट है मीटर। ठीक है, जिसकी ऐसा यूनिट क्या है, मीटर, और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स है, ठीक है, जो फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है उनकी SI यूनिट के सिंबल से। ठीक है, जो लेंथ है एक फिजिकल क्वांटिटी है और उसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो स्मॉल l से करते हैं, लेकिन जो इसकी SI यूनिट है वो मीटर है और जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। तो आप इसी तरीके से सब में देख सकते हो कि जो उनकी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स है, जो फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल है और जो SI यूनिट के सिंबल है वो बहुत अलग है। ठीक है, तो ये आपकी टोटल 7 फंडामेंटल या फिर बेस क्वांटिटीज है। इसके अलावा जो भी आपके पास क्वांटिटी है जैसे वॉल्यूम, डेंसिटी, ठीक है, और कुछ भी, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, वो सब इन्हीं फंडामेंटल यूनिट से डिराइव की जाती है। ठीक है, तो आपको मेन ये पता होना चाहिए, इसकी हेल्प से आप अदर यूनिट्स को निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं आपको आगे डेंसिटी के बारे में बताऊंगी, ठीक है, वॉल्यूम के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो ये आपकी 7 SI यूनिट्स है, आप इसे चाहो तो नोट भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी जो यूनिट्स हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहला है मास एंड वेट। ठीक है, तो मास क्या होता है? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस, यानी कि कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है वो क्या है, मास। ठीक है, और वेट क्या होता है? वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी, यानी कि जो ग्रेविटी फोर्स लगाती है किसी भी सब्सटेंस पर वो क्या होता है, वेट। तो हम जो मेजर करते हैं, जैसे कहते हैं कि मेरा 60 kgs है, 50 kgs है, 80 kgs है, वो सब क्या होता है, वेट। ठीक है, जो कि ग्रेविटी हम पर लगा रही है, वो मास नहीं होता। ठीक है, मास तो फिक्स होता है, मास जो है एक फिक्स क्वांटिटी है, लेकिन वेट ये प्लेस टू प्लेस वरी कर सकता है। प्लेस टू प्लेस तो ज्यादा वरी नहीं करता, लेकिन प्लैनेट टू प्लैनेट जरूर वरी करता है। ठीक है, अब ये तो सबको ही पता होगा कि मून पर जब हम जाएं, ठीक है, तो हमारा जो वेट है उसका 1/6 हो जाएगा। ठीक है, सपोज अगर मेरा वेट 60 kgs है और अगर मैं मून पे जाती हूँ तो मेरा वेट केवल 10 kgs रह जाएगा, क्योंकि जो मून पर ग्रेविटी है वो बहुत कम है, तो ग्रेविटी जो है हम पर फोर्स नहीं लगा पाती, जिसकी वजह से हमारा जो वेट है वो कम हो गया। लेकिन मास तो कांस्टेंट ही रहता है, चाहे मैं मून पे चली जाऊं, चाहे मार्स पे चली जाऊं, चाहे मरकरी पे चली जाऊं, किसी भी प्लैनेट पे चली जाऊं, लेकिन वेट कैन वरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और प्लैनेट टू प्लैनेट। ठीक है, मास को अगर आप मेजर करना चाहते हो तो उसमें लैब में एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं एनालिटिकल बैलेंस। ठीक है, अगर आप अपना एक फिक्स्ड जो आपका मास है अगर आप वो मेजर करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है एनालिटिकल बैलेंस। इससे आप अपना एकदम एक्यूरेट मास पता कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक आपको वेट और मास में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और मास का मैंने आपको यूनिट बताई थी कि मास की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, केजी।
ठीक है। तो आई होप आपको मास एंड वेट क्लियर है। मास जो है एक कांस्टेंट होता है, मास किसी भी सब्सटेंस का कांस्टेंट होता है, पर जो वेट होता है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। ठीक है, तो मास एंड वेट आई होप यू आर क्लियर विद इट। नाउ वी विल टॉक अबाउट वॉल्यूम। तो अब हम वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जो वॉल्यूम है उसकी जो यूनिट होती है वो होती है लेंथ का क्यूब। अच्छा देखो, जब मैं आपको एसआई सिस्टम बता रही थी तब मैंने आपको कहा था कि 7 हमारी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं या बेस यूनिट्स होती हैं, और इसके अलावा जितनी भी यूनिट्स होती हैं वो डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं, जिसको हम फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से डिराइव कर सकते हैं। तो वॉल्यूम भी एक डिराइव्ड यूनिट है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे इजीली कि लेंथ है जो कि एक फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल या फिर बेस यूनिट है। ठीक है, जिसके थ्रू हमने वॉल्यूम को निकाला है। ठीक है, तो जो वॉल्यूम की यूनिट होती है वो क्या होती है? लेंथ का क्यूब। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब, कुछ भी जो आपको जिसमें आपको निकालना है। ठीक है, इसके अलावा वॉल्यूम की एक और यूनिट भी होती है जिसको हम बोलते हैं लीटर। ठीक है, लीटर। देखो, लीटर भी यूनिट है वॉल्यूम की, लेकिन ये एक कॉमन यूनिट है। ठीक है, ये कोई ऐसा यूनिट नहीं है। जो ऐसा यूनिट है वो ये है, इनमें से कोई भी। ठीक है, लेंथ का क्यूब, लीटर एक कॉमन यूनिट है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले के टाइम पर अलग अलग कंट्रीज में अपना एक सिस्टम होता था मेजर करने का, वैसे ही उसी तरीके से लीटर यूज होता है वॉल्यूम को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो लीटर हम यूज करते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन ये एक ऐसा यूनिट नहीं है। जो ऐसा यूनिट है लीटर की वॉल्यूम की वो क्या होती है? मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब या व्हाटएवर। ठीक है, लेंथ का क्यूब होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब लेंथ की ही यूनिट्स हैं। ठीक है, तो आई थिंक वॉल्यूम भी क्लियर हो गया आपको। अच्छा, एक चीज और है, जो वॉल्यूम होता है, अगर आप लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आपके पास एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन का आपको वॉल्यूम जानना है। ठीक है, आप जानना चाहते हो कि कितना वॉल्यूम आपने यूज किया है या करना चाहते हो, उसके लिए हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे कहाँ लिखूं, ये लिख देती हूँ, जैसे कि ग्रेजुएटेड सिलेंडर। ठीक है, पिपेट, ब्यूरेट, इनके हेल्प से आप वॉल्यूम को मेजर कर सकते हो किसी भी सॉल्यूशन का। अगर आप कभी लैब गए हो और अगर आपने कभी कोई सॉल्यूशन तैयार किया हो या आपको पता करना हो कि कितना सॉल्यूशन आपको यूज करना है, तो आप इनकी हेल्प से यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाना चाहते हो, ठीक है, लैब में आपको बोला गया है कि आपको इतना सॉल्यूशन तैयार करना है, इतना वॉल्यूम का सॉल्यूशन, इसके 100 ml, 250 ml, 500 ml, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप तैयार करना चाहते हो, वो हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की हेल्प से पता कर सकते हैं, बना सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ठीक है, आई होप ये सब आपने लैब्स में देखे होंगे। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, और यहाँ पर इसकी मेजरिंग एक थोड़ा साइन बना होता है कि यहाँ तक आप इसको फिल कर सकते हो। ठीक है, सपोज कि 250 ml का है तो यहाँ तक आपका 250 ml कवर हो गया। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग होते हैं, 500 ml का भी होता है, 100 ml का भी होता है। ठीक है, इनको हम
वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कहते हैं। ये पर्टिकुलर वॉल्यूम तैयार करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, आई होप आपको वॉल्यूम भी क्लियर है। अब हम बात करते हैं डेंसिटी की। तो अब देखिए डेंसिटी क्या होता है, सबको पता है डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास ऑफ अ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी भी एक SI यूनिट है, ओ सॉरी, डेंसिटी भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, डेंसिटी भी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, अब डेंसिटी की यूनिट निकालनी है। देखो मास एक जो है SI यूनिट होती है। ठीक है, मास एक फिजिकल बेस फिजिकल क्वांटिटी होती है और इसकी एक SI यूनिट होती है जो कि हम kg से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी वॉल्यूम मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वॉल्यूम भी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट लेंथ का क्यूब होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मीटर क्यूब लिख दिया। ठीक है, अब इस डेंसिटी की यूनिट क्या हो गई, kg पर मीटर क्यूब या फिर kg इनवर्स क्यूब। ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको, जब ये यूं चला जाता है तो इसकी पावर माइनस में आ जाती है। ठीक है, अब क्योंकि ये बहुत बड़ी यूनिट है, kg पर मीटर क्यूब एक बहुत बड़ी यूनिट है। अगर आप लैब में परफॉर्म कर रहे हो कोई एक्सपेरिमेंट, तब के लिए ये एक बहुत बड़ी यूनिट है। हम इतना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूज नहीं करते, हम ग्राम्स में यूज करते हैं। तो इसलिए हम लैब्स में जो रिजल्ट आता है, ठीक है, अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस की डेंसिटी निकालनी है तो जो उसका रिजल्ट आया है उसको हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि लैब्स में आप बहुत स्मॉल क्वांटिटी से ही अपना एक्सपेरिमेंट करते हो, लार्ज क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती आपको। इसलिए हम डेंसिटी को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यूज करते हैं लैब्स में। ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में? तो ये हो गया आपका डेंसिटी के बारे में। अब जो लास्ट बचा है वो है टेम्परेचर, तो हम टेम्परेचर भी डिस्कस कर लेते हैं। टेम्परेचर के 3 स्केल होते हैं। ठीक है, टेम्परेचर को आप 3 स्केल से मेजर कर सकते हो। पहला स्केल है सेल्सियस स्केल, इसकी रेंज होती है 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस। जो 0 डिग्री होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी कि अब जब 0 डिग्री सेल्सियस आ गया है तो अब जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में चला जाएगा। और जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है वो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी कि अब वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में था अब वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बॉयल हो जाएगा। ठीक है, अब जो दूसरा स्केल है वो है केल्विन स्केल। केल्विन स्केल की जो रेंज होती है वो 0 केल्विन टू 373 केल्विन है। और इसको निकालने के लिए अगर आपको सेल्सियस दिया हुआ है और आप केल्विन निकालना चाहते हो, या केल्विन दिया हुआ है और सेल्सियस निकालना चाहते हो, तो आप इसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, और जो तीसरा स्केल है वो होता है फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट की जो रेंज होती है वो 32 डिग्री टू 212 डिग्री सेल्सियस होता है। जो आप थर्मामीटर जो घर में यूज करते हो यही वो थर्मामीटर होता है। ठीक है, जिसको हम फ़ारेनहाइट स्केल बोलते हैं। ठीक है, जो मिनिमम टेम्परेचर होता है बॉडी का वो 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ठीक है, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस तक बॉडी जो है अपना आराम से वर्क करती है। ठीक है, तो जो 37 डिग्री सेल्सियस है एक्चुअली वो आपका 98 के आसपास टेम्परेचर है इन फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो जो 32 डिग्री सेल्सियस जो हमारा टेम्परेचर है, मतलब 32 डिग्री से 37 डिग्री के बीच में हमारा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होता है। ठीक है, जिसको हम फ़ारेनहाइट में 98 फ़ारेनहाइट बोलते हैं। ठीक है,
तो ये आपका फ़ारेनहाइट स्केल भी हो गया। अगर आपको फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो आप इसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। और देखो एक और चीज, जो केल्विन स्केल है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता, लेकिन जो सेल्सियस स्केल है वो आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, देखो 0 डिग्री से जितने भी इधर वाले नंबर है वो सब नेगेटिव में आता है, -1, -2, -3। ठीक है, वो सेल्सियस स्केल में माइनस में आपका टेम्परेचर हो सकता है, लेकिन केल्विन में नहीं होता। ठीक है, आपका अगर आपको आपस में इंटर कन्वर्ट करना है तो आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हो। ठीक है, तो टेम्परेचर में आपका इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। मैंने आपको एनसीईआरटी में जो भी था सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अगर अब आप एनसीईआरटी को रीड करोगे तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, आई होप। ठीक है, क्योंकि मैंने पूरा समझाने की कोशिश की है आपको, लेकिन फिर भी एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ना। ठीक है, और अगर आपको तब भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हो। ठीक है, मैं रिप्लाई कर दूंगी। ओके, सो लास्ट में मैं यही बोलूंगी कि प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो। ठीक है, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है वो आपको पहले ही खुद ब खुद पता चल जाए। ठीक है, सो मैं यही बोलूंगी कि अब आप इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेना। ठीक है, और इसके अलावा इसमें फिर कुछ है नहीं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट में। ठीक है।